नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालता है हेडलाइंस पर। देर रात प्रशासन द्वारा देवनारायण मंदिर की चारदीवारी तोड़ने पर गुर्जर समाज में व्याप्त हुआ आक्रोश। जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए शातिर अपना रहे हैं नए नए तरीके। अज्ञात युवक ने स्वामी ग्रुप के सीएमडी से विधायक की फोटो लगाकर मांगी रकम। धूमधाम से मनाई गई सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती। रैली निकालकर महिला शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जागरूक। गरम कपड़े बेचने वालों के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरपीसी के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की रखी मांग। और अब समाचार विस्तार से। कृष्णगंज क्षेत्र में स्थित गुर्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण जी के मंदिर के आसपास बनी चारदीवारी को पीडब्ल्यूडी द्वारा देर रात तोड़े जाने के विरोध में गुर्जर समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसको लेकर गुर्जर समाज द्वारा रास्ता रोककर प्रदर्शन किया गया। इस पर शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। जिला कलेक्टर ने आज ही चारदीवारी निर्माण कराने का आश्वासन दिया। उसके बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। वैशाली नगर कृष्णगंज स्थित गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण मंदिर की चारदीवारी नगर निगम द्वारा देर रात तोड़ने पर बड़ा विवाद हो गया। देर रात सैकड़ों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। इससे पहले विवाद बढ़ने की स्थिति में कई थानों की पुलिस रिजर्व जाब्ता मौके पर पहुंच गया। मंदिर की दीवार ढहने से गुस्से में आए गुर्जर समाज के लोगों ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। गुर्जर समाज के लोगों को समझाइश कर रास्ते से हटा दिया, लेकिन बढ़ाना के मौके पर पहुंचने पर सैकड़ों लोग फिर से सड़क पर आ गए। समाज के लोगों द्वारा आज सुबह महापंचायत की रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई। मंदिर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मंदिर तो जहाँ है वहीं है और मंदिर के चारों ओर पहले जो वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं था, वहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी है, ये रोड जो है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है उनके हिसाब से उनका है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो अतिक्रमण जिसको वो मान रहे हैं और मंदिर के अलावा जो पिछले कुछ समय में जो है जहाँ कंस्ट्रक्शन नया जो हो रहा था तो एक्सीडेंट और दूसरी चीज़ें नहीं हो, इसको देखते हुए उनका ये कहना है कि पहले हमने इनको नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद भी जो है इनके द्वारा जो है वो उसने तो उसको हटाया गया, बल्कि उस पर जो है वो ये और अतिक्रमण जो है वो किया जा रहा था। इसलिए जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जो है ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और जो अतिक्रमण उनके हिसाब से जो उन्होंने चिन्हित किया है उसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई। हाँ, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, क्योंकि वो भी इस कार्रवाई के दौरान यहाँ पर आए थे, तो उनसे जो जानकारी मिली है तो उनके हिसाब से पहले इनको नोटिस सर्व किए गए थे कि आप इस अतिक्रमण को आगे नहीं बढ़ाएं और हटा लें। तो उसके बाद भी उनका कहना है कि जो है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें शायद उनका इश्यू ये है कि जो रोड है ये यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक रहता है दिन में बहुत। 200 साल पुराना ये मंदिर है। इस 200 साल पुराने मंदिर में आने वाली छठ सातों को भगवान देवनारायण जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होना था। मंदिर कमेटी के लोग इसकी साज सज्जा, स्वच्छता और इसका रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा था। प्रशासन ने बदनीयती से इस 200 साल पुराने मंदिर को रात को सर्द रात्रि में कड़ाके की ठंड में रात को 11:30 बजे बिना किसी को जानकारी दिए, बिना किसी को नोटिस दिए, बदनीयती से मंदिर की चारदीवारी को तोड़ने का काम किया। ये केवल विषय गुर्जर समाज का विषय नहीं है, ये हिंदू समाज की आस्था के साथ में प्रशासन का खिलवाड़ है, जिसका आज हम सब लोग
बहुत घोर विरोध कर रहे हैं। पूरी रात समाज के, हिंदू समाज के लोग, गुर्जर समाज के युवा रात भर यहाँ सर्द रात्रि में 4 डिग्री सेल्सियस में रात भर धरने पे बैठे रहे और सर्वसम्मति से तय किया कि सर समाज की जाजम होगी, पंचायत होगी, उस पंचायत में फैसला होगा और जो सर समाज फैसला करेगा या तो प्रशासन हमारी 4 दीवारी बनाने का काम शीघ्र अतिशीघ्र करे, जो भी हमारी मांगे बनेगी उस पर अगर प्रशासन निर्णय करता है तो ठीक, नहीं तो जो पंचायत फैसला करेगी हिंदू समाज, गुर्जर समाज उसके आगे कार्रवाई करेगा। और विशेष बात, रात्रि में जब ये तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी तो कुछ महिलाओं को जब निकलने लगी, उनकी आस्था थी, एक बच्ची के साथ में पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट करने का काम किया और जूते पहनकर मंदिर के अंदर घुसकर और शराब पीकर मंदिर में घुस के इस प्रकार अभद्र टिप्पणियां करने का काम किया, जिसका अजमेर शहर का सर समाज, विशेषकर गुर्जर समाज घोर निंदा करता है। अभी हमारी पंचायत चालू होगी, समाज के सभी वरिष्ठ लोग पधार रहे हैं। धीरे धीरे जो संख्या आने के बाद में जो भी निर्णय होगा आपको भी अवगत कराया जाएगा। रात्रि में हमने उन्होंने एसडीएम साहब को अधिकृत किया, एक हमारे आरएस अधिकारी हैं भरत जी, उनको भी, और समाज के लोग, और अभी हाथों हाथ ही इसका निर्माण कार्य शुरू करने का उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि आप काम शुरू कराइए। कृष्णगंज क्षेत्र में बने देवनारायण मंदिर के पास बनी 4 दीवारी को देर रात पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए निर्देश पर ध्वस्त कर दिया गया था। इस पर गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने विरोध जताते हुए बीच सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज सुबह समाज के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस पर जिला कलेक्टर ने समाज के पदाधिकारियों को पहले जैसी 4 दीवारी आज ही बनवाने का आश्वासन दिया। आज बहुत अच्छी वार्ता रही। एक कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब के साथ सारा जो समाज का प्रतिनिधि मंडल गया था, उन्होंने ये समझा ये चीज़ कि ये जो निर्णय हुआ है, ये जो कल रात को घटना हुई, ये बहुत गलत थी। और हमने जब उनको ये पक्ष रखा कि हमारे तो आप इस मंदिर के लिए 1 फीट तो बहुत बड़ी बात है, 1 इंच ज़मीन भी आगे नहीं बढ़ी है। जो पुरानी बाउंड्री थी उसका नया प्लास्टर कराया, उस पर ग्रेनाइट कराया और कुछ नहीं कराया। एक साइड मंदिर के डीपी लगी हुई है, किसी प्रकार का कोई अनधिकृत या कोई रोड पे अतिक्रमण नहीं किया गया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बहुत उनको अंधेरे में रख के और ये तोड़ दिया। कलेक्टर साहब और एसपी साहब की मौजूदगी में प्रशासन के और भी अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने एसडीएम साहब को अधिकृत किया, एक हमारे आरएस अधिकारी हैं भरत जी, उनको भी, और समाज के लोग, और अभी हाथों हाथ ही इसका निर्माण कार्य शुरू करने का उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि आप काम शुरू कराइए। यह पीडब्ल्यूडी के कुछ जो एक्सीएन, मेरे को पता नहीं उनका नाम, वो एक्सीएन थे या ईएन, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा की और उनको ये बताया कि एक साइड से दृष्टि बाधित हो रही है रोड की हाइट पे। अगर रोड पे उनको लग रहा है कि बाउंड्री ऊंची हो रही थी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसको बताया जा सकता था, वो बाउंड्री वहाँ से नीचे कर लेते, वहाँ बाउंड्री ऊंची नहीं करते ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। लेकिन 2 साइड से तो बिल्कुल ही बाउंड्री एकदम सही थी, 1 इंच भी आगे नहीं थी, फिर भी उन्होंने तोड़ा। ये बहुत एक गलत कृत्य था और उसके लिए एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने मानते हुए तुरंत निर्णय दिया कि आप अभी हम ये कमेटी बनाते हैं। एक एसडीएम अजमेर जो है उनको, एक अपने बीडीओ हैं रही, उनको भरत जी, उनको साथ रखे समाज के जो लोग हैं और हाथों हाथ इसका निर्माण करें। ये समाज का जो देवनारायण भगवान का मंदिर है, ये 36 कौम के लोग यहाँ पर सब आस्था रखते हैं भगवान देवनारायण की में, और आज से नहीं, ये सालों से यहाँ पर मंदिर है। शातिर आए दिन आमजन के साथ ठगी करने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें भाजपा के जिला प्रशिक्षण प्रभारी और स्वामी न्यूज के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी से कोटा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नाम से अज्ञात व्यक्ति द्वारा समस्या बताकर 30,000 की मदद मांगी गई। इस व्हाट्सएप चैटिंग को स्वामी न्यूज के द्वारा लाइव दिखाया गया ताकि आमजन ऐसे शातिरों से सतर्क रहे। आजकल आए दिन शातिरों द्वारा लोगों की फोटो लगाकर उनके परिचितों को अचानक आई समस्या बताकर पैसे की मांग की जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें स्वामी ग्रुप के चेयरमैन और भाजपा के जिला प्रशिक्षण प्रभारी कमल प्रकाश कृष्णानी के पास अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से 30,000 रुपये की मांग की गई और उस नंबर की डीपी पर कोटा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत की फोटो लगी हुई थी।
अपने आप को अचानक समस्या में घिरा हुआ बताकर 30,000 की मांग अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कृष्णानी ने आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से इस व्हाट्सएप की चैटिंग को लाइव के माध्यम से दिखाया, ताकि आमजन सतर्क हो जाए और इस तरह के जालसाजों के जाल में ना फंसे, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की धनहानि ना हो। ये जो नंबर लिख रहे हैं इसमें ये 8653660372, ये जो देख रहे हैं भवानी सिंह राजावत नहीं है इस नंबर पे। मैं आपको बता दूं, भवानी सिंह राजावत नहीं है इस लाइन पे, मुझे मालूम है, परंतु देखिए किस तरीके वो कह रहे हैं गूगल पे कर दें, गूगल पे कर दें। तो मैं अभी इसमें लिख रहा हूं मैं आपके सामने कि एक साथ 30,000 रुपये भाई साहब कैसे डालूं। देखिए मैंने इसमें लिखा है आपके दर्शकों, इसमें लिखा है कि भाई साहब ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं करता हूं और कोई तरीका तो बताएं। अब ये लिख रहे हैं कि किसी फ्रेंड से करवा दो, मेरा कोई अकाउंट नंबर हो तो बता दें, मैंने ऐसा लिखा है। जिले भर में सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस पूरे जिले में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले संस्था द्वारा रैली निकाली गई। इसके अलावा महिला शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम भी किया गया। साथ ही पुष्कर में भी कार्यक्रम आयोजित कर सावित्रीबाई फुले को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती के अवसर पर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रीय जागृति मंच की जिलाध्यक्ष ने कहा कि सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका थी जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और उनके साथ उनके पति ने उनका साथ दिया, जो कि काबिले तारीफ है। इससे हर महिला को सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेनी चाहिए। देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की आज 192वीं जयंती है। इस अवसर पर हमने अजमेर में ज्योतिबा फुले सर्किल में इकट्ठा होकर के इन्हें नमन किया, इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए और हमने देखा कि जिस समय इस देश के अंदर नारी शिक्षा की बात ही नहीं होती थी, उस समय नारी शिक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, अपना घर मकान बेच के, अपने बर्तन भांडे बेच के और स्कूल खोली और स्कूल चलाई, खोली नहीं चलाई उसको, और नारी शिक्षा को महत्व दिया। मैं अपनी ओर से, हम सब की ओर से सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इस दंपति को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो काम किया समाज सुधार का और शिक्षा का, वो अतुलनीय है। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती है 192वीं, और यहाँ हम लोग सर्किल पे, महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पे इनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग समाज के एकत्रित हुए हैं। सावित्रीबाई फुले एक प्रथम शिक्षिका थी और इन्होंने जो शिक्षा की अलग जगाई थी वो पहली महिला थी, और इनके साथ इनके पति ने जो इनका साथ दिया वो एक काबिले तारीफ़ है। और हम यही चाहते हैं आगे तक इनको मरणोपरांत इनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। और मैं आगे का कार्यक्रम ये है कि 11:30 बजे मनुहार गार्डन के अंदर हम लोग गरीब औरतों की, जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके कुछ खाने को नहीं होता है, मतलब जब डिलीवरी होती है तो उस उपलक्ष्य में हम लोग उनको खाने का सामान दे रहे हैं 45 औरतों को। उसके अंदर है घी है, गुड़ है, दलिया है, ड्राई फ्रूट्स है, गोंद है, नारियल का गोला है, दाल है और दलिया है। ये सब लोग दे रहे हैं। ये हमारी सब संस्था, सारी संस्था के मेरे सदस्य मिलकर के कर रहे हैं। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस तरह का ये कार्य हमारा और बाकी का कार्यक्रम ये है कि हम संस्था, जो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका वहाँ पर अध्यक्षों का हमने सम्मान समारोह रखा। स्वाभिमान से जीना है तो पढ़ाई करो, इस नारे के साथ महिला शिक्षा की अलग जगाने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षक, वंचितों को समाज में अपना स्थान दिलाने वाली ऐसी माँ सावित्रीबाई फुले का आज 192वां जन्म जयंती है। और इस अवसर पे मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ हमारी महिला शक्ति को, नारी शक्ति को, जिनकी शिक्षा की अलग जगाने वाली 192 साल पहले जिन्होंने इस विषय को लेकर के इस आंदोलन को, इस संघर्ष को खड़ा किया, आज नारी शक्ति को बिल्कुल बराबर का और समानता का स्थान दिलाया। ऐसी माँ ज्योतिबा फुले को, माँ सावित्रीबाई फुले को मैं आज नमन करता हूँ। सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती पर शहर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत सावित्रीबाई फुले संस्थान की ओर से विशाल रैली का आयोजन किया गया।
यह रैली मार्टिनल ब्रिज से प्रारंभ होकर महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। इसके बाद दीपदान कर सावित्रीबाई फूले को नमन किया गया। नारी शक्ति की प्रेरणा स्रोत, प्रथम शिक्षिका, नारी आदर्श और हमारा मान सम्मान अभिमान माँ सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जो माँ ने संघर्ष करके शिक्षा की अलग जगाई और हम स्त्रियों को जो आज सम्मान और स्थान और पद दिया, हम उसी शिक्षा की अलग जगाते हुए आज सावित्रीबाई की 192वीं जयंती पर शहर में हम वाहन रैली का आयोजन कर शिक्षा के क्षेत्र में हर बालिका को, हर महिला को आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहेंगे और यही संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है, सम्मानजनक हथियार है। हम उस माँ सावित्रीबाई का अनुसरण करते हुए शिक्षा को आगे लेते हुए हर महिला और हर बालिका को शैक्षिक संरक्षण प्रदान करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और हमारी संस्थान द्वारा समय समय पर महिला शिक्षा एवं बालिका शिक्षा के लिए समय समय पर उचित प्रबंध एवं उन बालिकाओं के लिए उचित व्यवस्था की जाती है। माँ सावित्रीबाई फूले महिला सैनिक संस्थान सदैव बालिकाओं के साथ है। जय माता सावित्रीबाई फूले, जय ज्योतिबा फूले। जय माता सावित्रीबाई फूले की। माता सावित्रीबाई फूले की 192वीं जन्मोत्सव जयंती के उपलक्ष्य में सावित्रीबाई फूले संस्थान के द्वारा उनकी अध्यक्षा शारदा जी मालाकार ने भव्य रैली का आयोजन किया है, जो मार्टिन ब्रिज से शुरू होकर महात्मा ज्योतिबा फूले सर्कल पर इसका समापन होगा। तत्पश्चात माल्यार्पण और दीपदान करके माता सावित्रीबाई फूले को नमन किया जाएगा और याद किया जाएगा। मेरा सभी शहरवासियों से भी निवेदन अनुरोध है कि वो आज माता सावित्रीबाई फूले की सारी बताई गई गरीब और निर्धन लोगों के लिए जो जो कुछ कार्य किया उन्हें याद करके उन्हें नमन किया जाए। साथ ही आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अजमेर में सावित्रीबाई चौराया है, लेकिन सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा यहाँ स्थापित नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन और हमारे सिरमौर अशोक जी गहलोत से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अजमेर में वे सावित्रीबाई चौराहे के ऊपर सावित्रीबाई फूले की मूर्ति का अनावरण करवाएं और यहाँ स्थापित करें, ताकि हमें बार बार हर बार उनकी जयंती के ऊपर तस्वीर के ऊपर माला न चढ़ाना पड़े। यही हमारा माली समाज का निवेदन है, अजमेर वासियों का निवेदन। हर साल की भांति इस साल भी सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती पर आज महिला गोद भराई रस्म के साथ मनाई गई। सावित्रीबाई फूले जागृति मंच की महिला ममता ने जानकारी देते हुए बताया कि सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें महिला शक्ति के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जयंती के अवसर पर 45 से 50 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई, ताकि जच्चा बच्चा और दोनों स्वस्थ रह सकें। आज हम सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से सावित्रीबाई फूले, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, उनकी 192वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हम प्रतिवर्ष हमारे मंच की तरफ से पिछले 15 वर्षों से कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते आए हैं, तो इस बार का जो हमारा कार्यक्रम है वो नारी सशक्तिकरण के ऊपर है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले तो गर्भवती महिलाएं जो कि नीडी हैं, उनकी लगभग 45 से 50 के बीच की संख्या है और पूरे अजमेर से हम लोगों ने गर्भवती महिलाओं को बुलाया, उनको लाने के लिए भी बस की व्यवस्था की गई है और उनकी गोद भराई कर रहे हैं, जिसमें जापे से रिलेटेड जो भी सामग्री होती है, अपने दलिया, अजवाइन, गुड़, घी और ड्राई फ्रूट्स, इस तरीके से हम लोगों ने पैकेट्स बनाए हैं उनके लिए और उनकी गोद भराई की जाएगी, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों को अच्छा पोषण मिल सके। उसके पश्चात हम लोगों ने अजमेर संभाग से जो प्रतिभावान महिलाएं हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन महिलाओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया है, ताकि उनसे प्रभावित होकर
हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनमें भी नव चेतना का संचार हो सके। देखिए, हमारी संस्था जो है वो ज़रूर समाज की महिलाओं की है। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच जो है वो माली सैनी समाज का ज़रूर है, लेकिन हमारी जो ये भावनाएं रही हैं कार्य करने की, वो कभी भी एक समाज तक सीमित नहीं रही है। हम हमेशा किसी भी ऐसे वर्ग को देख के कार्य नहीं करते। हमारा जो कार्य है वो सभी के लिए है, सभी की सेवा के लिए, क्योंकि सावित्रीबाई फूले का जो जीवन का उद्देश्य था वो समूचे वर्ग जाति के लिए था। तो हम उन्हीं का अनुसरण करते हुए इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ में मंत्री जो हैं, उद्योग मंत्री शकुंतला जी रावत, उनका अजमेर आगमन था, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो असमर्थ है कार्यक्रम अटेंड करने में। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। और हमारी जो मेयर साहब है वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और अध्यक्षता महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले सर्किल विकास समिति के तत्वाधान में तिलोरा रोड स्थित सर्किल पर राष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका और समाज सेविका सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ संबोधित करते हुए कहा कि सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा के साथ महिला अधिकारों पर जोर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही आज महिलाएं हर क्षेत्र में सर्वोच्च पदों तक पहुंच रही हैं। माता सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती मनाई गई। उसमें समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे, सभी पार्षदगण, समाज के जनप्रतिनिधिगण और महात्मा ज्योतिबा जागृति संस्थान के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ताराचंद जी गहलोत साहब, अजय सैनी जी, राजेंद्र मावर जी, बाबूलाल जी मावर और बाबूलाल जी दगदी जी, नान दगदी जी और सभी पुष्कर नगर पालिका के सभी पार्षदगण, सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण और नवयुग मंडल के अध्यक्ष जी और सभी लोग यहाँ पधारे। सबने माता सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई, श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। उनके बताए हुए मार्ग और आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया, क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले देश की प्रथम महिला शिक्षिका का गौरव उन्हें प्राप्त है। उसी प्रकार हम देश और समाज की दबे, पिछड़े, दलित और 36 कौम और 36 वर्ग की सेवा करें और हम अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं और हमसे जितनी भी मदद पड़े हम सभी लोगों की सेवा करें, सभी को साथ लेकर चलें, यही आह्वान किया गया। हमारी देश की प्रधानमंत्री महिला रही, देश की राष्ट्रपति महिला रही और महिला आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। यही माता सावित्रीबाई फूले ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार किया महिलाओं ने और वो सपने को देखा माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले ने। वो अब सपना अपना आकार ले रहा है। 36 कौम और 36 वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही है, हमारा ओबीसी का वर्ग का आदमी बढ़ रहा है, एससी का आदमी आगे बढ़ रहा है और जो दलित आगे बढ़ रहा है, माइनॉरिटी के लोग आगे बढ़ रहे हैं, दबे पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही तो सपना था उनका, उन सपने को साकार किया जा रहा है। तो हम सब लोग मिलकर माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले के सपनों को आगे लेकर जाएं, उनके जो आदर्श थे अपने जीवन में स्थापित करें और समाज और देश की सेवा करें। आज माता सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती आज हम पहली बार इस सर्किल पे मना रहे हैं। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म आज के दिन ही महाराष्ट्र के गांव के अंदर हुआ था और आज शिक्षक दिवस के रूप के अंदर आज हम इस जयंती को मना रहे हैं। हम यहाँ पे जितने भी जाति के लोग, समाज के लोग जो आए हुए हैं, हमारी जाति के लोग, चाहे ओबीसी को हो चाहे दलित वर्ग से हो, ये समाज शिक्षा से वंचित है, शिक्षा की कमी है। आज हम देखते हैं कि चूने बाटे के काम, देहली के काम, सब्जियों के काम, छोटे मोटे काम कौन करते हैं आज ये, चाहे वो माली हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो खटीक हो या रेगर हो, मेघवाल हो। तो हमारे ये इन जातियों में शिक्षा की कमी है। तो मैं आज के आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हो तो हर जिले के अंदर, जगह जगह गाँव के अंदर छात्रावासों का निर्माण करना चाहिए, जिससे गरीब बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है
वो छात्रावास में पढ़ कर करके अपनी जाति का और परिवार का नाम रोशन कर सकता है। आज जयंती के ऊपर जो माता सावित्रीबाई फूले जो अनपढ़ महिला थी, इनके पति ने इनको पढ़ा लिखा करके हिंदुस्तान की पहली महिला शिक्षिका का जो गौरव प्रदान कराया, यह संदेश हम समस्त जातियों को देना चाहते हैं इनके माध्यम से। ये आज मेरा जो कहना है। मुख्य रूप से राजस्थान सरकार की पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर मैडम हमारे बीच पधारी हैं, क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले की जयंती पूरा राष्ट्र मना रहा है। और विशेष रूप से हम आज जो है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो है सावित्रीबाई फूले जी के नाम पर जो है वो बालिका विद्यालयों के नाम रखने का आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ ही महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से छात्रावास खोले जा रहे हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। और मैं आज इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड का गठन किया है। ये माता सावित्रीबाई फूले के जो विचार हैं और उनके द्वारा जो शिक्षा दी हुई है, निश्चित रूप से वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज भी जो है उनके विचार प्रासंगिक हैं। और सभी लोग जो हैं, आज हमने संकल्प लिया है कि माता पुष्कर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया, साथ ही मंत्रियों की आपसी खींचतान और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही रस्साकसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पुष्कर के वैष्णव धर्मशाला में आज भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान विस्तारक अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे। इस मौके पर सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में मंत्रियों की आपसी खींचतान और मुख्यमंत्री पद के लिए रस्साकसी में ही लंबा समय बीत गया। राजस्थान में विधायकों द्वारा स्पीकर को इस्तीफा देने के मामले में पूनिया ने कहा कि कांग्रेस का सियासी पाखंड आम जनता ने देखा है और राजस्थान में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, भय का वातावरण ज़्यादा बढ़ चुका है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज भी बदलेगा और राज के साथ साथ राजस्थान की व्यवस्था भी बदलेगी। कुछ चीज़ें बहुत दूरगामी और भविष्य के लिहाज से हैं, उसका चीज़ें समय पर उसकी बात कही जाएगी। लेकिन जो बार बार मुख्यमंत्री दावे करते हैं, उनके दावों में दम नहीं है। वो कहते हैं कि सरकार रिपीट होगी, मुझे लगता नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कोई काम इस लिहाज से नहीं किया, क्योंकि राजस्थान की जो धारणा है वो वैकल्पिक सरकारों की है। पर हम भविष्य के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का शासन का ये अंतिम कालखंड होगा। देखिए, एक मापदंड तो स्पष्ट ही होता है कि चुनाव हम लोग जीतने के लिए लड़ते हैं और जीतने में सबसे ज़्यादा सक्षम और योग्य होगा उस पर दांव लगाएंगे, बिना किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग के, बिना किसी परहेज के। जिनके बारे में ये फीडबैक होगा कि ये व्यक्ति योग्य है और चुनाव जीत सकता है, तो पहली जो शर्त है वो तो यही है। दूसरी, आमतौर पर ये माना ही जाता है कि व्यक्ति संगठन के प्रति, विचारधारा के प्रति, रीति नीति के प्रति, जनता के प्रति कितना जवाबदेह है, वो एक दूसरा कारक होगा। जब राजनीति की चर्चा होती है तो उसको लोग तुलना करते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि जब कांग्रेस की गुटबाजी की चर्चा होती है तो फिर बीजेपी को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। कारण इसलिए नहीं है कि पिछले 4 वर्षों के 1500 दिनों का जो रोड मैप है, जो ट्रैक है, उसमें वही सरकार बाड़े में बंद रही, उन्हीं के लोगों में विग्रह हुआ, उन्हीं के यहाँ राजद्रोह जैसे मुकदमे उप मुख्यमंत्री पर, पूर्व अध्यक्ष पर दर्ज हुए, उन्हीं ने इस्तीफे दिए। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की, संसदीय बोर्ड की मर्यादा से, आलाकमान से बंधी है। पार्टी का आलाकमान पूरे तरीके से मजबूत है। जो निर्देश देगा, जिस नेता को देगा, हमारा पहला मिशन है 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी को काबीज करना। इसलिए यहाँ न नेतृत्व का झगड़ा है, न आलाकमान से किसी तरीके का विग्रह है। हम सब लोग उसकी मर्यादा में बंधे हैं। कांग्रेस पार्टी का ज़रूर है कि उनका आलाकमान कमज़ोर है, तभी तक वो 4 वर्षों में नेतृत्व का निर्णय नहीं कर पाए। हमारे यहाँ यदि उचित लगा तो 4-4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री पार्टी के आलाकमान ने बदल दिए, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ और डिमांड के मुताबिक पार्टी ने फैसला भी किया है और बिना किसी विरोध के, विग्रह के पार्टी ने बहुत स्मूथली ये सब चीज़ें मूव किया है। तो मुझे लगता नहीं है कि जो कांग्रेस से कंपैरिजन किया जाता है। हमारे हम लोग सब एक मिशन के लिए लगे और एकजुट होकर लगे। उपचुनाव का विश्लेषण करिए और साथ में राजस्थान का एक बड़ा जो पक्ष था, जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव, 2 पक्ष हैं जिसमें 4.5 लाख मतदाता थे।
8 जगह उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़े किए वो सारे वही परिवार थे जिन परिवारों से लोग दिवंगत हुए। वो सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए परंपरागत रूप से स्पेस नहीं था। उदाहरण के तौर पर मंडावा हम एक बार जीते, सरदार शहर 16 चुनाव में सिर्फ एक बार जीते हैं। कांग्रेस पार्टी यदि उन परिवारों के इतर कोई फैसला करती तो समझ में आता था। केवल सहानुभूति की लहर, जिस पर 6 सीटें तो कोरोना के कालखंड के कारण हुई थी। इसलिए उपचुनाव मुझे लगता नहीं है कि वो कोई सरकार के पक्ष में रहा होगा, कोई बैरोमीटर इस तरीके का जिसमें ये कहें कि अशोक गहलोत की, बेरोजगारों के, अपराध की, किसानों की नीतियों के समर्थन में जनता ने वोट दिया है। उपचुनाव की हार का कारण अलग है, उसका गुटबाजी से, किसी नेता से और उस वहाँ के स्थानीय समीकरणों से कोई सरोकार नहीं। राजस्थान की सरकार को 17 दिसंबर को 4 वर्ष पूरे हो गए। 2018 में इस सरकार का गठन हुआ और मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भी राजभवन में 2-2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे। उसके बाद विग्रह शुरू हुआ मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। फिर विग्रह शुरू हुआ सचिवालय में कौन मंत्री किस कमरे में बैठेगा, किसकी कुर्सी ऊंची होगी, किसकी टेबल बड़ी होगी, वहाँ शुरुआत हुई। इसकी परिणति 52 दिन के बाड़ाबंदी में हुई। आरपीएससी के बाहर सड़क पर गर्म कपड़े बेच रहे व्यापारियों के साथ कपड़ों की खरीदारी करने आए 8-10 युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें 5 व्यापारियों की चोट आई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पावड़े की मार रहे सर, पावड़े की हमने नहीं मारी है, पावड़े की मारी है भाई ने। इससे पहले वाला शॉट तो सारा बता देना। आरपीएससी के बाहर सड़क पर गर्म कपड़े बेच रहे लोगों पर जैकेट खरीदने आए 8 से 10 युवकों ने हमला कर दिया, जिसके कारण 4-5 लोगों के सिर में चोट आई। कपड़े बेचने वाले व्यापारी ने बताया कि खरीदारी करने आए युवकों ने जैकेट की कीमत को लेकर मोलभाव किया और बहुत ही कम दाम में देने के लिए व्यापारियों से कहा। इतने कम दाम के लिए व्यापारी द्वारा मना करने पर सभी युवकों ने हाथापाई शुरू कर दी और वहां गर्म कपड़े बेच रहे लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर लड़ाई बज गई थी। अच्छा, हमने 400 रुपये बताए, वो कहने लगा 100 का। हमने बोला फोकट में नहीं आएगा। हाँ, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। एक यहाँ पे मुकुल था भाई, हाँ, और एक अंकल थे उनके। अच्छा, दुकान हमारी आरपीएससी के सामने है, अच्छा, इंदिरा रसोई के बराबर। अच्छा, अच्छा, हाँ, गरम जैकेट की दुकान 10-12 थे जी। लड़ाई बजी थी बस इसी जी, इसके ऊपर 400 रुपये बताए थे, वो 100 रुपये बता रहे थे, उन्होंने 100 बताया था। हमने मना कर दी, नहीं आएगा। हाँ, उन्होंने पेपर लीक प्रकरण मामले में आक्रोश जताते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरपीएससी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने समस्त प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। राजस्थान में हुए पेपर लीक प्रकरण मामले को लेकर आरपीएससी के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्र पदाधिकारी ने कहा कि राजस्थान में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार ऐसे मामलों में किसी प्रकार से सख्ती नहीं बरत रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो आरपीएससी के बाहर हमारा जो प्रदर्शन था,
लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं बढ़ रही है। आप देखिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ है, उससे पहले लगातार राजस्थान में पेपर आउट हो रहे हैं। ऐसी ये व्यवस्था ये राजस्थान की बनी हुई है, जो भी भर्ती आ रही है उसमें पेपर आउट हो रहा है। इसको लेकर जो छात्रों में रोष है और परीक्षार्थी भी हमारे साथ थे, एबीवीपी लगातार मांग करी पेपर लीक जो करने वाले उनके खिलाफ कानून बने, उनकी कार्रवाई हो। उसको लेकर आरपीएससी के हमारा शिष्टमंडल पहले भी ज्ञापन दे चुका है। अब हमने आज प्रदर्शन करके सांकेतिक रूप से ज्ञापन दिया है और हमने एक ऐलान किया कि अगर ये मांगने की, अगर इसकी जो प्रमुख मांग हमारी ये थी कि इसके अंदर एक तो इसकी सीबीआई जांच हो और एक जिसमें इसमें लिप्त जो सारे भी अधिकारी और कर्मचारी जो भी है, जो चेयरमैन साहब और चाहे किसी का भी इसमें हाथ हो, सारे अधिकारियों को हम सस्पेंड करने की हमारी मांग है। और इसमें अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अभी तो हमने सांकेतिक रूप से एक प्रदर्शन करके एक जो इसको चेताया है आरपीएससी को, नहीं तो इसके बाद में आने वाले 10 दिनों में आरपीएससी का घेराव भी करेंगे और हमारी मांगों पे 2 दिन में अगर कोई अमल भी नहीं हुआ तो आरपीएससी के बाहर एबीवीपी कार्मिक धरना भी देगी। हाँ, हवन भी किया है, सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है, सद्बुद्धि देने का भी छात्रों ने प्रयास किया है। यहाँ के जो चेयरमैन है आरपीएससी को, राजस्थान सरकार को, शिक्षा मंत्री को हुई है। नॉर्मल ऐसी कोई बात तो नहीं है, थोड़ा बहुत कोई बातचीत हुई है, आपस में टकराव हुआ है, बाकी सब ठीक। अब ये तो देखो आप सरकार किसकी है, तो हम तो विद्यार्थी परिषद, युवाओं की आवाज़ की दबाने को प्रयास कहीं ना कहीं हो रहा है। ये पूरा ऊपर से मैसेज है, छात्रों की आवाज़ को कैसे दबाए और इनको प्रदर्शन में कैसे रोका जाए, ये तो ऊपर से मैसेज है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा प्रदर्शन किया गया आरपीएससी के खिलाफ। आरपीएससी के अंदर जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, उस पेपर लीक के लिए हमने प्रदर्शन किया। इसके अंदर आज युवाओं की और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने के लिए राजस्थान सरकार डरती है और पुलिस को आगे करती है और पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे को रोका जाता है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है और सेकंड ग्रेड के अंदर जो भी माने गए थे और कार्यकर्ता बंधुओं ने ये आगाज किया है कि अगर विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात नहीं मानी गई, सीबीआई की जांच नहीं हुई, निलंबन नहीं हुए संयुक्त ढांचे के, तो विद्यार्थी परिषद संपूर्ण राजस्थान के अंदर उग्र आंदोलन करेगी और उसका घेराव करेगी आरपीएससी का। राजस्थान सरकार की सेव पर जिस तरह से आरपीएससी के एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, इसके जो परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं छात्रों को बहुत बुरे परिणाम हो रहे हैं। जो एक माता 6 महीने के बच्चे को 12 महीने के बच्चे को छोड़ के जाती है तैयारी करते, एक किसान परिवार का छात्र शहर में जाके लाखों रुपए खर्च करके तैयारी कर रहा है, वो आज पेपर लीक होने की वजह से आत्महत्या करने पे मजबूर रह रहा है। इसकी समझ जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है और छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और पूरे के पूरे आरपीएससी पैनल को बर्खास्त करने की विद्यार्थी परिषद मांग करती है। आज हम छात्र शक्ति बड़ी संख्या के अंदर आरपीएससी का घेराव करेंगे और पूरे के पूरे आरपीएससी के जो पैनल है उसको बर्खास्त करने की और पेपर लीक के जो भी दोषी है उनके सख्त से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत के तत्वावधान में आयोजित हुई संदेश यात्रा पुष्कर पहुंची। पुष्कर पहुंचने पर यात्रा का पुष्प वर्षा कर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत के तत्वावधान में विवेकानंद संदेश यात्रा मंगलवार को पुष्कर पहुंची, जहां पुष्कर वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर ढोल द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। उसके बाद अजमेर रोड चुंगी नाके से दोपहिया वाहन रैली के रूप में विवेकानंद संदेश यात्रा नगर के माहेश्वरी सेवा सदन पहुंची, जहां नगर के गणमान्य लोगों ने विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर वंदे मातरम और भारत माता के जय घोष के साथ ही विवेकानंद जी के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। विवेकानंद केंद्र राजस्थान मध्य प्रांत के तत्वावधान में ये विवेकानंद जी जो हैं अपने युग पुरुष विवेकानंद जी, इनकी संदेश यात्रा देश में पूरे देश में निकाली जा रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ये आज पूरे भारत में भ्रमण करती हुई आज पुष्कर पहुंची है। और पुष्कर प्रवेश द्वार जो चुंगी नाका है वहाँ से पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर लेके आए हैं यात्रा को माहेश्वरी भवन में। और यहाँ पर सभी पुष्कर के गणमान्य नागरिक और सभी लोग पुष्पांजलि करते हुए विवेकानंद जी को पुष्प अर्पित किए हैं। अब यहाँ से इसके बाद में ब्रह्मा मंदिर का दर्शन कराते हुए और फिर मेड़ता के लिए प्रस्थान कर जाएगी। विवेकानंद जी की जो जीवन मूल्य हैं उन्होंने जो प्रतिपादित किए हैं उनको भारत के हर नागरिक अपने जीवन में आत्मसात। लगातार शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में रामगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने अंग्रेजी शराब की दुकान का ताला तोड़कर 1 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। इस संदर्भ में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। केस पड़ी थी 98,410 रुपए। 2 दिन का केस था। शनिवार और संडे। और केस कहाँ पड़ा था? केस गले में था। और रात को 8 बजे पुलिस बंद कराती है तो हम बाहर चले जाते हैं। और हम जेल से मैंने 2 यहाँ पे और रात को केस रख के गए थे और
सुबह आके देखे तो ताले वाले दोनों टूटे हुए थे, लोग ही तोड़े हुए थे। रामगंज थाना क्षेत्र में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान से अज्ञात चोरों ने लगभग 1 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शराब संचालक ने इस संबंध में रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का ताला तोड़कर नकदी चुरा ली गई। कर्मचारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा बंद होने के कारण उसमें आरोपी की तस्वीर नहीं आ पाई। सर हमारी वाइन शॉप की दुकान है और हम सेल्समैन हैं 2 यहाँ पे, और रात को केस रख के गए थे और सुबह आके देखे तो ताले वाले दोनों टूटे हुए थे, लोग ही तोड़े हुए थे। और उसमें गले में देखा तो केस पूरी 98,410 रुपये थे और चोरी हो गई। और पीछे भी 23 तारीख को उधर पीछे भी हुई थी डेयरी के अंदर, और 26 तारीख को वाइन शॉप हुई थी गौशाला के पास में, और हमने मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। रामगंज थाने में करवाया। ये है टिप्पण साहब की, चित्तरमल टिप्पण साहब, और हम कम से कम 3 साल से इनके पास ही काम कर रहे हैं। नहीं सर, कैमरा हमारा क्या है कि उस दिन 2 दिन पहले रिचार्ज खत्म हुआ था, सेठ जी ने बोला भाई 2 दिन बाद करवा देंगे 1 तारीख को, इसलिए वो CCTV फुटेज भी नहीं है। हाँ, अज्ञात के खिलाफ ही रिपोर्ट 98,410 रुपये। हाँ, अमाउंट बाकी क्या है कि हाँ बाकी अमाउंट जो पीछे भी अमाउंट जो होगा जहाँ भी पहले हुआ। फवारा सर्किल के नजदीक नशे में धुत एक युवक ने वाहन की बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान युवक ने ट्रैफिक पुलिस के साथ हाथापाई की और सड़क पर लेट गया, जिसके कारण जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर युवक की गाड़ी को जब्त किया और बड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू में किया। फव्वारा सर्किल के नजदीक नशे की हालत में एक युवक ने सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान युवक को रास्ते से हटाने के लिए समझाइश कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ युवक ने हाथापाई शुरू कर दी। इस मौके पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने कार्यालय में फोन कर गाड़ी मंगवाई और शराबी की गाड़ी को जब्त करवाया। इस पर शराबी और ज्यादा उग्र हो गया और जमीन पर लेटकर रास्ता जाम कर दिया। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।